सुप्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी विषय की टीचर सुषमा सोलंकी सुनीता ग्लोबल स्कूल से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 7 पढ़ा था। क्षितिज भाग 1 का पाठ 7, जिसका नाम था मेरे बचपन के दिन। पाठ की लेखिका थी महादेवी वर्मा। तो बच्चों, पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार पाठ की तरफ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन का मधुर शब्दों में वर्णन किया था। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें लगभग 200 वर्षों से कोई कन्या नहीं हुई थी। उनके बाबा द्वारा कुल देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद जन्म होने से इनका खूब सत्कार हुआ। माँ के प्रयासों से लेखिका ने हिंदी संस्कृत पढ़ना सीख लिया था। पहले मिशन स्कूल में प्रवेश लिया, फिर क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया उनको। वहां छात्रावास के कमरे में 4 छात्राओं में से एक सुभद्रा कुमारी भी थी। सुभद्रा कुमारी जी, उनके द्वारा गीत रचना करने का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा और वे भी कविता की रचना करने लगी। सुभद्रा कुमारी से प्रेरणा प्राप्त करके फिर कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगी और एक बार पुरस्कार में चांदी का उनको कटोरा भी प्राप्त हुआ। वह कटोरा सत्याग्रह आंदोलन के निमित्त इलाहाबाद आए गांधी जी को उन्होंने भेंट कर दिया था। फिर आगे कॉलेज के छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी। वहां पर अलग धर्मों एवं विभिन्न प्रांतों की लड़कियां मिलकर रहती थी। लेखिका का परिवार जहां पर रहता था वहां पर एक जवारा के नवाब का परिवार भी रहता था। उन परिवारों में अत्यंत आत्मीयता थी और वे सभी त्योहार आपस में मिलकर मनाते थे। नवाब साहब की बेगम ने ही लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा था। उस समय की सामाजिक स्थिति अति सहज थी। लगता है उस समय, यानी कि वो समय अब खो गया, वैसा समय अब नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने महादेवी जी के बचपन के दिनों की स्मृतियां देखी है। पाठ में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों और छात्रावास के जीवन व स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का वर्णन देखा है। अब बढ़ते हैं पाठ के क्वेश्चन आंसर की तरफ। प्रश्नोत्तर पाठ 7 मेरे बचपन के दिन। प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाए कि, अब क्या पता लगाना है वो बताया गया है यहाँ पे। क्या पता लगाना है? प्रश्न, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। एक तो यह बताना है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और सेकंड क्वेश्चन है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, उस टाइम कैसी थी और आज कैसी हो गई है, वो बताना है। तो प्रश्न क का उत्तर आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चों। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी ये बताना है। तो उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था, नीची दृष्टि से देखते थे। पुरुष को यूं ऊंचा दर्जा देते थे लोग। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। पहले दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत था। लड़की की शादी के टाइम दहेज देना बहुत जरूरी माना जाता था। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। बोझ समझते थे लोग लड़कियों को कि इतना खर्च होता है पैसा, शादी कराओ उनकी तो दहेज देना पड़ता था। तो इस वजह से लोग लड़कियों को जन्म से पहले ही उन्हें मार देते थे। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था, लड़कियों को नहीं था। पहले के समय में केवल लड़के ज्यादा पढ़ते थे, लड़कियां बहुत कम मात्रा में पढ़ने की तरफ ध्यान देती थी। परिवार द्वारा इतना उन पे प्रेशर नहीं डाला जाता था कि आप पढ़ो। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी।
जो ऊंचे घराने की लड़कियां थी वो ही कुछ शिक्षित थी, परंतु उनकी संख्या भी गिनी चुनी थी, उनकी संख्या भी कम मात्रा में थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब जो शिक्षा प्राप्त जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, कुछ लड़कियों ने, उनके लिए भी शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन था, बहुत कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। तो प्रश्न क्या था, एक बार फिर से देखेंगे। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? तो उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, पुरुष को समाज में मेन महत्व दिया जाता था, घर में भी पुरुष का दर्जा ऊंचा होता था, पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था, पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था पहले के टाइम में। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी, परंतु उनकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ख प्रश्न क्या था? प्रश्न था लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? तो ये बताना है अपने को, आज कैसी परिस्थितियां हैं लड़कियों की जन्म के संबंध में। तो आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है, पहले की तुलना में आज स्थितियां थोड़ी बदल गई है। क्या कि आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लोग शिक्षित हो गए तो वो सजग हो गए, अब उनको नॉलेज हो गई है कि पढ़ना कितना जरूरी है। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, अभी भी भेदभाव उनके साथ किया जाता है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसके लिए सरकार कड़े कानून बना रही है। सरकार कड़े कानून बना रही है इसके लिए, ताकि भ्रूण हत्याएं ज्यादा ना हो। उत्तर एक बार फिर से, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, खत्म होने वाला है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। कई कानून भी बने हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न क्या था? लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? अब सिखाने के लिए मौलवी रखा था, पर वो क्यों नहीं सीख पाई? तो उत्तर देखते हैं। लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया था। मौलवी साहब आते थे उसको पढ़ाने के लिए, परंतु उनकी उनमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। उर्दू सीखने में उनको कोई रुचि नहीं थी, उर्दू और फारसी। उनकी रुचि संस्कृत और हिंदी पढ़ने में थी ज्यादातर। तो उत्तर क्या है? लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया था। मौलवी साहब आते थे उनको पढ़ाने के लिए, परंतु उनकी उनमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। रुचि नहीं थी तो कैसे सीखेंगे? किसी चीज को सीखने के लिए रुचि भी होना जरूरी है उस कार्य के प्रति। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? लेखिका के माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी कि उनका नेचर कैसा था, वो क्या क्या करती थी, क्या शौक था उनका। वो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो उत्तर है, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। कैसे थी? अच्छे संस्कार उनमें थे। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, धर्म के प्रति भी
उनकी आस्था थी, वे पूजा पाठ किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले, पद और प्रभाती गीत भी गाती थी वो। शाम को मीरा के पद गाती थी और वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, किनको? लेखिका की माँ को। इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी पड़ा। महादेवी वर्मा ने भी हिंदी और संस्कृत को अधिक महत्व दिया। उनको भी इन भाषाओं से लगाव था। ये प्रेरणा उसने किससे प्राप्त की? अपनी माँ से। उत्तर एक बार वापस देखते हैं। प्रश्न क्या था? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? किन विशेषताओं को बताया? तो आंसर उत्तर है, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी, वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, वे पूजा पाठ किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले, ये पद वो गाती थी और प्रभाती गाती थी। प्रभाती गीत होता है ना, वो भी वो गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी, वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, किनको? लेखिका की माँ को। इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी पड़ा। माँ को देख के बच्चा तो सीखता ही है। अगला प्रश्न नंबर 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है? यानी आज के टाइम में वो सपने जैसा क्यों है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? पारिवारिक संबंध उनके कैसे थे? वो जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में, आज के टाइम में वो ऐसे संबंध सपने जैसे होते हैं, नहीं देखने को मिलते। देखो आंसर देखते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। यानी कि आज के टाइम में सपना कैसे हो गया? आज हिंदू मुस्लिम में बहुत भेदभाव किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। पहले हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही देश में आपस में प्रेम से रहते थे। उनमें ये मैं हिंदू मैं मुसलमान वाली भावनाएं थी नहीं। पहले स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों बदलाव आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत 2 भागों में बट गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तब उनमें उनके संबंधों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश 2 हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है, यानी वो मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, और हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व हो गया। ऐसी परिस्थिति में हिंदू और तथा मुस्लिम 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। कि पहले के टाइम में तो लोगों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। सब लोग सब जाति के, हिंदू मुस्लिम जाति के प्रेम पूर्वक आपस में मिल के रहते थे। फिर स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए। आपसी फूट के कारण देश में बंटवारा हुआ। इस कारण पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश बन गया, हिंदुस्तान हिंदू प्रधान देश बन गया, या हिंदू का बोलबाला हो गया। ऐसी स्थिति में हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग धर्म के लोग बट गए, और उनमें ऐसी भावना पैदा हो गई कि आप हिंदू और हम हिंदू, आप मुसलमान, ऐसे तो भेदभाव करने लगे लोग आपस में। अब पहले ये परिस्थितियां नहीं थी। पहले लोगों में एकता थी, मिलके रहते थे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम। ये बताया गया यहाँ पे। तो प्रश्न क्या था? जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है? कि भाई पहले उनके जो रिलेशन थे वो आज के संदर्भ में, आज के टाइम में वो स्वप्न जैसे होते हैं, पहले की तरह नहीं हो सकता। वो तो एक तरह का स्वप्न बन गया उनके लिए। तो उत्तर है, पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया।
आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। अब अगले प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से। प्रश्न नंबर 5, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? जेबुनिसा महादेवी वर्मा के साथ ही रहती थी, वो उनका काम करती थी ना। तो उत्तर है अगर मैं जेबुनिसा की जगह पर होता या होती तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती। उनसे पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करना और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहता या चाहती। किससे? लेखिका से। लेखिका कौन? महादेवी वर्मा से। कि अगर मैं जेबुनिसा की जगह पर होता या होती तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा करती। किससे? लेखिका से। उनसे पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करती उनसे, और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। वो कविताएं लिखती थी तो उनकी तरह मैं भी लिखना उनसे सीख लेती। तो उत्तर क्या है प्रश्न का? अगर मैं जेबुनिसा की जगह पर होता या होती तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखता या रखती, उनसे पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करता या करती, और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहता या चाहती। लड़का हो तो चाहता, लड़की हो तो चाहती। अगला प्रश्न नंबर 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? लड़की है तो करेंगी और लड़का है तो करेंगे। आपको कैसा अनुभव होगा अगर देश हित में किसी आपदा निवारण के काम में आपको वो कटोरा देना पड़े तो कैसा अनुभव होगा वो बताना है। तो उत्तर है हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य है। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ पाया। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। यानी कि मुझे भी ऐसा अवसर मिला अगर, तो मैं खुशी खुशी अपना जो पुरस्कार है वो दे दूंगी। देश के आगे पुरस्कार का कोई मोल नहीं है। तो उत्तर क्या है? हमारे भी देश के प्रति कई कर्तव्य है। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ पाया। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। देश प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है अपने लिए, भारतवासियों के लिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न 7 क्या पूछ रहा है अपने से? क्या लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। मातृभाषा हिंदी। तो लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। छात्रावास का माहौल कैसा था वो बताना है। तो उत्तर आपकी स्क्रीन पे, उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था, बहुभाषी यानी बहुत सी भाषाओं वाला परिवेश था, यानी बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी उनके छात्रावास में। कोई हिंदी बोलता था तो किसी की भाषा उर्दू थी। वहां कुछ मराठी लड़कियां भी थी जो आपस में मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। अब वो जिस प्रांत से आई थी लड़कियां, उनको वहां की बोली आती थी, पर आपस में जब ये लड़कियां बातें करती थी तो हिंदी में बातें करती थी।
छात्रावास में उन्हें हिंदी या उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न था, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो उत्तर है, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था, यानी वहां छात्रावास में अनेक भाषाओं बोली वाली लड़कियां थी, तरह तरह की भाषाएं बोलती थी वो, पर सब आपस में बात तो हिंदी में ही करती थी। कोई हिंदी बोलता था तो किसी की भाषा उर्दू थी, वहां कुछ मराठी लड़कियां भी थी जो आपस में मराठी बोलती थी, अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। किनको? लेखिकाओं और लड़कियों को। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन से। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति, ये शब्द आए हैं। इनके विलोम शब्द लिखने हैं जो पाठ में ही आए हुए हैं। तो पहला है विद्वान। विद्वान का विलोम शब्द क्या है? मूर्ख। अनंत, तो अनंत का क्या है? संक्षिप्त। अनंत का संक्षिप्त, या अनंत का अंत भी हो सकता है। यहाँ लिखा संक्षिप्त, सारांश, जो भी। निरपराधी तो अपराधी। दंड, इसका होगा पुरस्कार। शांति, शांति का है अशांति। एक बार फिर से देखिए, विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है बुक से। विलोम शब्द पहला है विद्वान। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख। अनंत का संक्षिप्त या सीमित। संक्षिप्त या सीमित भी हो सकता है। थर्ड है निरपराधी, इसका होगा अपराधी। दंड तो पुरस्कार। शांति तो अशांति। अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित शब्दों के से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो क्या करना है? उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द भी बताना है। शब्द क्या आए हैं? निराहारी, सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारीदार, स्वतंत्रता। पहला शब्द है निराहारी। निराहारी में निर क्या है? उपसर्ग। आहार, आहार है मूल शब्द। और ई क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द में पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे। याद रखना बच्चों, शब्द में उपसर्ग हमेशा आगे आता है और प्रत्यय आते हैं पीछे। अगला शब्द है सांप्रदायिकता। संप्रदाय क्या है? मूल शब्द है इक, प्रत्यय। ता भी प्रत्यय। अगला शब्द है अप्रसन्नता। अ क्या है? उपसर्ग। प्रसन्न मूल शब्द है और ता क्या है? प्रत्यय। अपनापन, अगला शब्द है अपनापन। अपना क्या है? मूल शब्द और पन इसमें जुड़ा है जो क्या है? प्रत्यय। अगला शब्द है किनारीदार। किनारा मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ा है इसमें और दार भी प्रत्यय है। अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्र मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय जुड़ा है। अब प्रश्न नंबर 12 की स्क्रीन पे देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से दो दो शब्द लिखना है। उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी सहायता से अपने को दो दो शब्द लिखना है। उपसर्ग कौन कौन से है? अन, अ, सत, स्व, स्व, दुर। तो अन उपसर्ग से बना अन्वेषण, अनशन।
अ उपसर्ग से बने शब्द क्या है? असत्य, अन्याय। सत उपसर्ग से बने शब्द सच्चरित्र, सत्चरित्र और सत्कर। स्व उपसर्ग से बने शब्द स्वराज, स्वाधीन या स्वाधीनता, कुछ भी। दुर उपसर्ग से बने शब्द दुर्जन, दुर्व्यवहार। अब है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है यहाँ पे? दार, हार, वाला और अनीय प्रत्यय। दार प्रत्यय से बने दो शब्द किनारेदार और दुकानदार। सेकंड है हार प्रत्यय से बने दो शब्द पालनहार, तारनहार। थर्ड है वाला प्रत्यय से बने दो शब्द फल वाला, मिठाई वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, सब हो सकते हैं। फिर फोर्थ है अनीय प्रत्यय से बने शब्द दर्शनीय, आदरणीय। अगला प्रश्न नंबर 13। पाठ में आए सामासिक पद छांट कर विग्रह कीजिए। जैसे पाठ, पूजा पाठ, सामासिक पद है, इसमें समास आया, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पूजा और पाठ। इस तरह होगा पाठ, पूजा पाठ का होगा पूजा और पाठ। उर्दू फारसी तो क्या होगा? उर्दू और फारसी। पंचतंत्र तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 तंत्रों से बना है जो। फिर है दुर्गा पूजा तो क्या होगा? दुर्गा की पूजा। अगला है छात्रावास, छात्रों का आवास। तो बच्चों इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देखे हैं, हल किए हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं। चैप्टर 7 का रिवीजन हो गया है। चैप्टर 7 हमने स्कूल में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया था, जिसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करवा दिए थे। ये रिवीजन वर्क चल रहा था, अभी आपको वापस रिवीजन करवाया गया। तो आपको जिसने नोटबुक में नहीं किए तो आप कर लेना, रिवीजन वर्क हो रहा है वापस। हाफ ईयरली के बाद जो चैप्टर बचे थे वो ऑफलाइन क्लास में स्कूल में ही करवा दिए गए हैं। ये रिवीजन वर्क चालू हुआ था। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।